हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने व्यक्तित्व के संबंध में एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने व्यक्तित्व की परिभाषा के बारे में जाना था, उसको निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में बात जाना था और उसके अलावा उसकी विशेषताएं जानी थी। इसके अलावा हमने कुछ वर्गीकरण थे जो कि हिप्पोक्रेटस के वर्गीकरण था। इसके अलावा क्रेस्मर और शेल्डन के वर्गीकरण के बारे में भी हमने उस वीडियो में अध्ययन किया था। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कोई बात नहीं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर उस वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद आपको इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्यक्तित्व के कुछ और वर्गीकरण के बारे में जो कि जुंग के द्वारा वर्गीकरण किया गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और व्यक्तित्व के मापन की विधियां और व्यक्तित्व के गुण, ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जाम के पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब व्यक्तित्व के वर्गीकरण में हम लोग डिस्कस करेंगे जुंग के अनुसार वर्गीकरण, जो कि 1923 में किया गया था। दोस्तों, जुंग का जो वर्गीकरण है वर्तमान समय में सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। इन्होंने सामाजिक रूपों का महत्वपूर्ण वर्गीकरण किया है, व्यक्तित्व के सामाजिक रूपों का महत्वपूर्ण वर्गीकरण किया है। सभी व्यक्तियों को इन्होंने उनके सामाजिक कार्यों में भाग लेने अथवा रुचि प्रदर्शित करने के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा है, यानी कि दो टाइप के इन्होंने वर्गीकरण किए हैं। एक होते हैं अंतर्मुखी, दूसरे होते हैं बहिर्मुखी, ठीक है ना। यानी कि किस तरीके से सामाजिक कार्यों में भाग लेने या एक तरीके से रुचि प्रदर्शित करने के आधार पर इन्होंने दो टाइप के व्यक्तित्व बताए हैं। एक होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व, एक होते हैं बहिर्मुखी। कई जगह बात करी गई है तीन टाइप के व्यक्तित्व की, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, लेकिन हम यहाँ पर दो के बारे में ही डिस्कस करेंगे। एक होते हैं अंतर्मुखी, यानी कि जिनको बोला जाता है दोस्तों इंट्रोवर्ट, ठीक है। इसके अंतर्गत वो व्यक्ति आते हैं जिनकी मानसिक शक्तियां तथा रुचियां अंदर की ओर को मुड़ी होती हैं, ठीक है ना। इसलिए ये व्यक्ति क्या होते हैं, आत्म केंद्रित तथा एकांत प्रिय होते हैं, ठीक है ना। इनमें विचारों की प्रधानता होती है और ये व्यक्ति अपने कार्यों में लगे रहते हैं, ठीक है ना, अपने कार्यों में लगे रहते हैं, ठीक है ना। इनको ऐसे वातावरण में रहना भी पसंद होता है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, अंतर्मुखी बोला जाता है। जनरली इनको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होते हैं सक्रिय, एक होते हैं निष्क्रिय। सक्रियता इनकी उस समय होती है जब ये एक तरीके से एकांत में रहते हैं, जब ये प्रयत्नपूर्वक एकांत में रहते हैं तब ये सक्रिय होते हैं। निष्क्रियता उस समय दिखाई जाती है जब ये व्यक्ति किसी विषय में अपनी अभिरुचि को परोक्ष से बनाए रखता है। कहने का मतलब यह है कि किसी के सामने अगर इनसे पूछा जाए कि भाई आपका क्या अभिरुचि है, तो ये अपनी अभिरुचि को परोक्ष रूप से बनाए रखते, तो उस समय पे इनकी निष्क्रियता दिखाई देती है। वैसे देखा जाए तो इनको और भी कैटेगराइज किया जा सकता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व हैं, इनको हम देखा जाए तो दो भागों में भी डिवाइड किया जा सकता है, विचार प्रधान की दृष्टि से और भाव प्रधान की दृष्टि से इसको वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक है ना। विचार प्रधान में से तर्क प्रधान वाले होते हैं जैसे कि दार्शनिक लोग होते हैं, ठीक है, और भाव प्रधान में जैसे कि कवि लोग, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व, यानी कि एक्सट्रोवर्ट। तो इनमें क्या होगा, जो व्यक्ति की शक्तियां व रुचियां होंगी वो बाहर की ओर को उन्मुख होंगी, ठीक है ना। उसमें क्या होता था कि जो व्यक्ति की शक्तियां और जो रुचियां होती थी वो कहाँ की ओर थी, अंदर की ओर। इसमें क्या होगी, बाहर की ओर होगी, तभी इसका नाम क्या है, एक्सट्रोवर्ट है, ठीक। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, समाज में मनचाहा स्थान बना लेते हैं, ठीक है ना। और वे कैसे होते हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण वाले होते हैं, ठीक। तो जो जुंग हैं, इनके अनुसार बहिर्मुखी यानी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का अर्थ होता है लिबिडो का बाहर की ओर आना। अब ये लिबिडो क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप बस इसको सुन लो कि लिबिडो का बाहर की ओर को आना ही जुंग के अनुसार बहिर्मुखता है, ठीक है ना। जुंग ने ये भी कहा है कि व्यक्ति बहिर्मुखी या बौद्धिक है तो व्यक्ति की अभिरुचि बौद्धिक वस्तुओं में होगी, ठीक है, उसकी जो अभिरुचि है वो बौद्धिक वस्तुओं में होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट जुंग का, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में बहुत इजीली पता चल गया है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व कौन से होते हैं, जो एकांत प्रिय होते हैं,
आत्मगत दृष्टिकोण होता है इनमें सामाजिकता नहीं होती है, कम बोलने वाले होते हैं, संकोची होते हैं और एक तरीके से चिंताग्रस्त और शीघ्र घबराने वाले होते हैं। आत्मचिंतन इसमें बहुत होता है, ठीक है ना। साहित्यिक और आध्यात्मिक विषयों में रुचि लेते हैं, व्यवहार कुशल नहीं होते हैं, ठीक है ना, और किसी उत्तरदायित्व को लेने से डरते हैं, यानी कि उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते हैं। बहिर्मुखी आप बहुत इजीली बता सकते हैं एग्जाम में कैसा आएगा। बाह्य जगत में इनकी विशेष रुचि होगी, यानी कि जो इनकी आंतरिक शक्तियां हैं ना, ठीक है ना, या रुचियाँ बाहर की ओर को रहती हैं, तो इसलिए क्या कहलाते हैं, बहिर्मुखी कहलाते हैं, ठीक है ना। प्रायः ये वैसे तो क्या होते हैं, ये रूढ़िवादी टाइप के होते हैं, ठीक है ना, और व्यवहार कुशल और आशावादी होते हैं, बहादुरी से कार्यों में रुचि लेते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व की। बहिर्मुखी को भी दो टाइप में बांट सकते हैं, विचार प्रधान एवं भाव प्रधान में, ठीक है ना। जैसे कि अभी हमने ऊपर हमने कैटेगराइज किया था, विचार प्रधान में भी जैसे तर्क प्रधान होते हैं, एक होते हैं दिशा दृष्टि वाले। तो तर्क प्रधान में जैसे वकील और नेता होते हैं, तो देखा ना वकील और नेता कैसे बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के हम एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं और ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो व्यक्ति है वो बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी टाइप का भी हो सकता है। तो इसलिए देखा जाए तो व्यक्ति अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार का होता है, ठीक है ना। क्योंकि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी तो एक तरीके ऐसे व्यक्तित्व के गुण हैं जो कि बिल्कुल एक विपरीत हैं। अब अगर हम यथार्थ की बात करें तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं जो पूरी तरह से बहिर्मुखी हो या पूरी तरह से अंतर्मुखी हो। इसीलिए उभयमुखी, जैसे मैंने कहा ना अभी, उभयमुखी वाला जो व्यक्तित्व है वो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बीच का होता है, ठीक है ना। यथार्थवादी और वास्तविकतावादी ये दोनों होते हैं, ठीक है ना। प्रायः जो उभयमुखी व्यक्तित्व होता है वो बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि जो शुद्ध रूप से ना तो पूर्णतः अंतर्मुखी मिलते हैं ना ही पूरी तरह से बहिर्मुखी मिलते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है व्यक्तित्व का मापन। अब व्यक्तित्व का मापन आप किस किस तरीके से कर सकते हैं, तो व्यक्तित्व के मापन की अनेक विधियां हैं। कुछ इनमें से इंपॉर्टेंट विधियां मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, इनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आती है व्यक्ति इतिहास विधि। बहुत जल्दी जल्दी इनको डिस्कस करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना इनके बारे में, बस एग्जाम के नज़रिए से हम इसको पढ़ना है। फिर कभी आगे जाके कभी व्यक्तित्व में वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे से इनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी तथ्यों को एकत्रित कर लिया जाता है और उनका विश्लेषण कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो इन विश्लेषणों के आधार पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर लिया जाता है। तो व्यक्ति इतिहास विधि का मतलब क्या होगा कि आप क्या करेंगे, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित जितने भी तत्व हैं उनको एकत्रित कर लेंगे, जितने फैक्ट्स होंगे उनको आप कलेक्ट करो, फिर उसका एनालाइजेशन करो और उसी के आधार पर उसका इवैल्यूएशन कर दो, ठीक है। इसके बाद आएगी साक्षात्कार विधि। अब इसमें क्या होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना, और इन प्रश्नों के आधार पर ही उसकी पर्सनालिटी का विश्लेषण किया जाएगा, ठीक। तो अब आमने सामने वाले जो ये होने वाला जो वार्तालाप होता है, इसमें व्यक्ति की क्या होता है, रुचियों का, इच्छाओं का, आशाओं का पता चल जाता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं साक्षात्कार विधि। इससे भी किसी की पर्सनालिटी का पता लगता है। जो हम इंटरव्यू करते हैं ज़्यादातर पर्सनालिटी चेक करने के लिए तो करते हैं ना। इसके बाद आता है रेटिंग स्किल्स। अब ये क्या है, इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए अन्य व्यक्तियों का मत एकत्रित कर लिया जाता है, ठीक है ना, यानी वोटिंग टाइप की जाती है। और जिन व्यक्तियों के मत एकत्रित किए जाते हैं वो उस व्यक्ति के नज़दीक रहने वाले होते हैं, ठीक है ना, और उससे व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर लिया जाता है। तो रेटिंग स्केल्स का मतलब समझ गए ना, कि जो आपके बारे में, जो आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार या आपके माता पिता या जिनका भी आपके और जो भी दृष्टिकोण है, उनके मत एकत्र कर लिए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद आती है समाज मिति विधि। अब समाज मिति विधि के बारे में हमने एक बार डिस्कस भी किया एक वीडियो में। इसके
प्रवर्तक J.L. मैरिनो हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इस विधि के माध्यम से क्या होगा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के सामाजिक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। समाजमिति विधि यही होती है कि आपके समाज के अन्य लोगों के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, उसको समाजमिति विधि बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है परिस्थिति परीक्षण विधि। अब इस विधि में क्या होगा, किसी व्यक्ति को एक विशेष परिस्थिति में रखा जाएगा और उसके व्यक्तित्व का प्रेक्षण एवं मूल्यांकन किया जाएगा। तो प्रेक्षण यानी उसको देखा जाएगा और फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि किसी परिस्थिति में वो किस तरह का व्यवहार करता है। इसके बाद आती है आत्मकथा विधि। अब आत्मकथा विधि में क्या होगा कि इस विधि में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा लिखेगा, ठीक है ना, और ठीक है ना, तब उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति होगा उस आत्मकथा लिखने वाले व्यक्ति का मूल्यांकन कर लेगा। ओके, इसके बाद आती है व्यक्तित्व परिसूची यानी कि पर्सनालिटी शेड्यूल। अब इसका क्या मतलब है, देखिए ये थोड़ा सा जैसे हमने प्रश्नावली विधि होती है ना, उससे मिलती जुलती है। जैसे कि क्वेश्चनर होता है ना, क्वेश्चनर में क्या होता है कि आपके कई सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं और क्वेश्चंस आपके जो लिखे होते हैं वो आपके अलग अलग पहलुओं से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो व्यक्तित्व परिसूची में होगा, इसमें जो आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो सिर्फ आपके व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए रहते हैं। तो यानी कि आपके व्यक्तित्व से जुड़े हुए रहते हैं। तो क्वेश्चनर में तो क्या होगा कि आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके व्यक्ति से रिलेटेड भी नहीं हो सकते, आपके बाहर जो आपका समाज है उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं क्वेश्चनर, यानी कि जो प्रश्नावली विधि होती है। लेकिन जो व्यक्तित्व परिसूची होगी उसमें क्या होगा कि इसमें प्रश्न केवल व्यक्ति विशेष से ही संबंधित होंगे, इसके अलावा आपसे कोई भी सूचना एकत्र नहीं की जाएगी, जबकि प्रश्नावली में अतिरिक्त सूचनाएं भी एकत्र की जाती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप ध्यान में रखना है कि व्यक्तित्व परिसूची और प्रश्नावली विधि में यही मेन डिफरेंस है। इसके बाद आती है प्रक्षेपण विधि है। तो इस विधि के अंतर्गत क्या होगा, व्यक्ति के अचेतन मन के व्यवहार का अध्ययन। दो टाइप के मन होते हैं ना, एक तो चेतन मन होता है, एक होता है अचेतन मन। तो इसमें क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है, जैसा आपने सुना होगा रोरसा का शाही डब्बा मेथड, ठीक है, शाही डब्बा परीक्षण, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आती है। खेल विधि वो भी इसके अंतर्गत आती है। वाक्य पूरा करने की परीक्षा, जैसे आप एक सेंटेंस होगा आधा लिखा हुआ होगा उसको पूरा करना होगा, ठीक है ना। और इस तरह से बाल मूल्यांकन परीक्षण विधियां भी होती हैं। तो कई टाइप की इसमें विधियां होती हैं, प्रक्षेपण विधियां इनको बोला जाता है, वो व्यक्तित्व मापन विधि के अंतर्गत आती है। हमें इनको डिटेल में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें इनका मतलब अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हैं दोस्तों व्यक्तित्व का मापन और उसको मापने वाली विधियां। अब इसके बाद आते हैं व्यक्तित्व के पहलू। देखिए व्यक्तित्व के पहलू मनोवैज्ञानिकों ने निम्न बताए हैं। सबसे पहला आता है क्रियात्मक पहलू। देखिए इस पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से होता है, ठीक है ना, जैसे कि भावुकता, ठीक है, शांति, और हम कह सकते हैं मानसिक श्रेष्ठता, ये सब क्रियात्मक पहलू को व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद ये आते हैं सामाजिक पहलू। अब सामाजिक पहलू में क्या होगा, मानव का देखा जाए तो किस तरह से वो दूसरों पर सामाजिक प्रभाव डालता है, ठीक है ना, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि मानव द्वारा दूसरों पर डाले जाने वाले सामाजिक प्रभाव को ही हम व्यक्तित्व का सामाजिक पहलू कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कारण संबंधी पहलू। अब इस पहलू का संबंध में क्या होगा ना कि कहने का मतलब ये है कि मानव के जो सामाजिक और असामाजिक कार्य है ना, उनके कारण और उन कार्यों के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाओं से इसका संबंध है। तो ये व्यक्तित्व के पहलू में आता है, ठीक है ना। अन्य पहलू क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारा दूसरों पर हमारा क्या प्रभाव है, ठीक है, हमारे जीवन में होने वाली बातें और घटनाओं पर का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, हमारे गंभीर विचार, ठीक है ना, भावनाएं, और जैसे कि हमारा एटीट्यूड है, वो आपका क्या कहते हैं व्यक्तित्व के पहलू में आता है। तो चार इसके पहलू हैं, क्रियात्मक पहलू, सामाजिक पहलू, कारण संबंधी पहलू और अन्य पहलू। इनको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो आप समझिए क्रियात्मक पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से, ठीक है ना। ये क्रियाएं उसकी भावुकता, शांति, मानसिक श्रेष्ठता आदि को बताती हैं। जैसा आप काम करेंगे उसी से तो पता लगेगा ना कि आप भावुक हैं या विनोद प्रिय हैं या आप मानसिक रूप से कैसे हैं, ठीक है ना। सामाजिक पहलू का मतलब सीधा सीधा सा है कि मानव
द्वारा दूसरों पर डाले जाने वाला सामाजिक प्रभाव। कारण संबंधी पहलू का मतलब क्या होगा कि भाई मानव जो भी आपके सामाजिक और असामाजिक कार्य करता है तो उनके कारणों का और इन कार्यों के प्रति लोगों का क्या रिएक्शन है, इससे इसका संबंध है। ठीक है। और अन्य पहलू में मैंने पहले ही बोला कि भाई हमारे जीवन में होने वाली बातों और घटनाओं का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरों का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, या दूसरों पर हमारा क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे विचार कैसे हैं, गंभीर विचार हैं, ठीक है, और हमारी भावनाएं कैसी हैं, हमारे एटीट्यूड कैसा है, ये व्यक्तित्व के पहलू के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब व्यक्तित्व के गुण देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें व्यक्तित्व की तो वो तो समस्त गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जैसा कि परिभाषा दी थी अल्पोर्ट ने। ठीक है ना। इसके अलावा वुडवर्थ ने तो इसको क्या बोला था, समस्त गुणों का योग बताया है। अब बात करते हैं गुणों का अर्थ की। आप देखिए किसी भी मनुष्य के आप व्यक्तित्व का सही चित्र वर्णन या हम कह सकते हैं चरित्र चित्रण आसानी से नहीं कर सकते। इसे आसान बनाने के लिए जो मनोवैज्ञानिक है ना, उन्होंने व्यक्तित्व के कुछ गुण या लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जैसे कि दयालु, कठोर, मूर्ख, बुद्धिमान, ये सारे के सारे क्या हैं, गुण हैं। ठीक है ना। इन्हीं के आधार पर बताया जाता है कि फलाना व्यक्ति किस व्यक्तित्व का है। ठीक है ना। तो गुणों के प्रकार भी, इससे पहले कुछ गुणों की संख्या है। ठीक है ना। अब व्यक्तित्व में के इतने सारे विभिन्न अंग हैं, जैसे पहलू हैं, स्वरूप हैं, तो उसके आधार पे देखा जाए तो गुणों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। इसकी पर्टिकुलर संख्या तो हम नहीं बता सकते कि कितनी संख्या है गुणों की, लेकिन ये कह सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके पहलू हैं, तो जितने ज़्यादा व्यक्तित्व के पहलू हैं उतने ही ज़्यादा उसके क्या हैं, गुण हैं। ठीक है ना। तो गुणों की संख्या देखा जाए तो हम बता नहीं सकते कि भाई कितनी है। ठीक है ना। तो इसके अलावा आता है गुणों के प्रकार। अब गुणों के प्रकार को हम देखा जाए तो 3 तरह से इन्होंने डिवाइड किया है। एक होते हैं नैतिक और अनैतिक, ठीक है, दूसरे होते हैं वास्तविक और प्रत्यक्ष, और एक होते हैं बाह्य और आंतरिक। ठीक है। मतलब नैतिक और अनैतिक गुण होते हैं, वास्तविक और प्रत्यक्ष गुण होते हैं, और बाह्य और आंतरिक गुण होते हैं। बहुत सिंपल है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। अनैतिक और अनैतिक गुण के अंतर्गत जैसे आपके किस तरह के गुण आएंगे, जिनमें नैतिकता और अनैतिकता होगी। ठीक है ना। वास्तविक और प्रत्यक्ष गुण वैसे होंगे जो वास्तविक रूप से दिखाई देंगे, ठीक है, और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देंगे। ठीक है। इसके अलावा बाह्य और आंतरिक गुण कैसे होंगे कि भैया जो बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से होते हैं। जैसे बाह्य गुण में क्या होता है, आपका मित्रता करना या फिर शक्ति प्रदर्शन करना, है ना, जिसमें शक्ति होती है, सामाजिकता आती है। जबकि जैसे आंतरिक गुण है उसमें क्या आएगा, भय, चिंता, है ना, वो आंतरिक रूप से होता है। इच्छा है आपकी, महत्वाकांक्षा क्या क्या है ना। ठीक, तो समझ में आता है ना। तो इस तरह से आप गुणों के प्रकार को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। गुणों का महत्व। अब गुणों का महत्व देखिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में थोड़े बहुत जो गुण हैं वो अवश्य होते हैं। ठीक है ना। तो एक तरीके से ये एक दूसरे से संबंधित होके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्नता कौन प्रदान करेगा, आपके गुण ही तो प्रदान करेंगे ना। आप कैसे बताएंगे कि फलाना व्यक्ति फलाने व्यक्ति से डिफरेंट है, तो वो उसके व्यक्तित्व के आधार पर पता लगता है। लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण कौन करता है, गुणों से ही तो पता लगता है ना। एक व्यक्ति के गुण दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट होते हैं, तभी जाके उनके अपनी एक इंडिविजुअलिटी आती है, यानी कि उनका एक यूनिक पर्सनालिटी निकल कर आती है। तो ये इसका महत्व है कि गुणों का क्या महत्व होता है। ठीक है ना। इस प्रकार गुणों का वितरण। अब देखिए मनोवैज्ञानिकों ने 12 देखा जाए तो इन्होंने 12 प्रधान गुणों की विभिन्न गुणों में से 12 प्रधान गुण चुने हुए हैं, और ये गुण माना जाता है कि एक दूसरे से स्वतंत्र है। ठीक है ना। और तो यहाँ पर ये जो गुण हैं इन्होंने वितरण किया गया। अब यहाँ पर मैंने इस चीज़ को लिखा नहीं है, तो बहुत सारे गुण हैं प्रधान गुण टाइप के, इन्होंने यहाँ पर बड़ी से टेबल है, तो हमें इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बस ये आप ये ध्यान रखो कि जो मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न गुणों में से 12 प्रधान गुणों की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना। प्रधान गुण जो होते हैं उनको, मतलब गुणों में प्रधान 12 क्या होते हैं, प्रधान गुण होते हैं। बस आप इतना ध्यान में रखो। ठीक है ना। इसमें बहुत हैं, जैसे प्रसन्नचित्त होते हैं, बुद्धिमान, संवेगात्मक, स्थिरता, शांत, सामाजिक, तो बहुत सारी लंबी चौड़ी टेबल है। इसको डिस्कस करने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है अभी एग्जाम पे फोकस करने के हिसाब से। हमें इसको, मेरे हिसाब से इसको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद आता है व्यक्तित्व संरचना संबंधी सिद्धांत। देखिए व्यक्तित्व संरचना संबंधी सिद्धांत में सबसे पहला आता है फ्रायड का व्यक्तित्व सिद्धांत। ठीक है ना।
तो व्यक्तित्व संरचना संबंधित सिद्धांत में देखिए दोस्तों, सबसे पहला यानी कि जो व्यक्तित्व की संरचना से संबंधित हैं वो आपके सिद्धांत में सबसे पहला जो सिद्धांत है वो फ्राइड का सिद्धांत है, ठीक है ना। अब फ्राइड ने मन की 3 दशा बताई हैं, बस मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। अब इसके बाद में ज़्यादा हम एनालिटिकल डिस्कशन नहीं करेंगे, बस फैक्ट्स को याद रखते चले जाओ। सबसे पहले इन्होंने मन की 3 दशाएं बताई हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्टली कि कौन था जिसने क्या कहते हैं मन की 3 दशाएं बताई, या आपसे पूछ लेंगे कि मन की 3 दशाएं क्या क्या होती हैं, या मन की 3 दशाओं में से इनमें से कौन सा नहीं है। आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, तो कौन कौन होते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ठीक है ना। अब फ्राइड ने और भी वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व की संरचना की दृष्टि से। इन्होंने एक तरीके से 3 चीजों को महत्व दिया है। एक होता है इदम, आईडी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसके बाद आता है अहम यानी ईगो, और एक होता है परम अहम, परम अहम को बोलते हैं सुपर ईगो। ये ध्यान में रखना, ये भी फ्राइड ने किया था, ठीक है। तो फ्राइड ने इदम, अहम और परम अहम यानी कि आईडी, ठीक, और इसके बाद ईगो, एंड इसके बाद आता है परम अहम यानी कि सुपर ईगो, ये इसको कहा गया है, ठीक है ना। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं भाई, इदम क्या है, ठीक, इदम क्या है। तो फ्राइड ने जो ईद है इसको काफी महत्व दिया है, क्योंकि यह जीवन व मृत्यु दोनों मूल प्रवृत्तियों का केंद्र है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसकी उत्पत्ति क्या होती है, बच्चे के जन्म के साथ ही हो जाती है, यानी जन्म के साथ ही हो जाती है। तो एक तरीके से जितनी भी आपके अंदर जो इच्छाएं पैदा होती है ना, उसकी जननी है ईद, ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखना है, ईद। इसके बाद आता है अहम, ठीक, ईगो। अब ईगो को एक तरीके से रियलिटी प्रिंसिपल कहा जाता है, यानी कि वास्तविक सिद्धांत इसको बोला जाता है। ये हमारे व्यवहार पर नियंत्रण करता है, साथ ही हमारी इच्छाओं तथा वास्तविकताओं के बीच में संतुलन बनाने का काम करता है। तो जो अहम है इसका कार्य क्या है, एक पुल की तरह है। कहने का मतलब ये इद और सुपर ईगो इनके बीच में पुल का काम करता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान को आपने रखना है, इसे क्या करना होता है, इन दोनों को एक तरीके से मनाना होता है, ठीक है ना। तो इसको मन का शासक भी कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है मन का शासक। ये भी क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है, मन का शासक कौन होता है, अहम। इसके बाद आता है परम अहम। अब जो परम अहम है यानी सुपर ईगो, इसका विकास वैसे देखा जाए तो सबसे देर में होता है। इसको आदर्शवादी या नैतिकता का सिद्धांत भी बोला जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल। जैसे कि अहम को क्या बोला गया था, क्या बोला गया था, रियलिटी प्रिंसिपल। ये है आपका आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल, क्योंकि इसका विकास बहुत देर में होता है, ठीक। तो एक तरीके से यह वो शक्ति है जो कि आदमी को सामाजिक बनाए रखती है, ठीक। और इसी के कारण ही व्यक्ति के अंदर पछतावे का भावना होती है ना, जो वो इसके अंतर्गत परम अहम के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट है प्रत्यय जो कि आ सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था ना लिबिडो के बारे में। तो लिबिडो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था लिबिडो के बारे में। तो लिबिडो होता क्या है, देखिए जो काम शक्ति होती है ना, उसी को लिबिडो कहा जाता है, ठीक। इसका संबंध मूल रूप से क्या होता है, व्यक्ति की कामुकता से होता है, ठीक। तो लिबिडो के अंतर्गत हम ये नहीं कह सकते कि केवल काम वासना की संतुष्टि को ही नहीं रखा जाता है, बल्कि इसके अंतर्गत वो सभी व्यवहार आते हैं जिनका संबंध क्या होता है, प्रेम, स्नेह व लगाव, ठीक है। प्रेम, स्नेह व लगाव, इसके अंतर्गत जो भी आपका आता है वही, मतलब आप कह सकते हैं कि वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, जो लिबिडो है वो लिबिडो का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो बहिर्मुखिता है, बहिर्मुखिता को इन्होंने क्या बोला था कि जो लिबिडो है उसका बाहर की ओर को आना। तो लिबिडो का मतलब क्या है कि प्रेम, स्नेह, लगाव, बाहर की ओर को आना, जो जुंग ने बताया था कि बहिर्मुखिता का मतलब यही होता है। तो लिबिडो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है शैशव कामुकता। इसके बारे में भी फ्राइड ने बताया था। इनके अनुसार जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी काम वासना होती है, लेकिन ये जो काम वासना होती है वो किशोरावस्था की काम वासना से भिन्न होती है, ठीक है। शिशु जो अपनी काम वासना की पूर्ति होती है वो स्वयं ही करता है, ठीक है ना। तो इस क्रियाओं में जैसे बच्चे को जैसे पेशाब है या शौच क्रिया है, वो सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, तो वो आती है शैशव कामुकता में। अब इसके बाद आता है स्वमोह। स्व लिख दिया गलत से, स्वमोह
कभी कभी बच्चा क्या होता है ना, अपने ही रूप से मोहित होकर अपने आप से ही प्रेम करने लग जाता है, तो उसको हम स्वमोह कहा जाता है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आती है मूल प्रवृत्तियां। तो फ्रायड ने आपकी 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां मानी है। ठीक है, ठीक। तो जीवन मूल प्रवृत्ति तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखेंगे, लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट। ठीक। तो जो फ्रायड हैं, इन्होंने जो जीवन की मूल प्रवृत्ति को प्रेम मूल प्रवृत्ति भी कहा है, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो मूल प्रवृत्तियां क्या है, फ्रायड ने 2 प्रकार की बताई हैं, एक होती है लाइफ और एक होती है डेथ। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखना है। इसके अलावा इन्होंने कुछ रक्षा युक्तियां दी हैं, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की रक्षा युक्तियों का भी इन्होंने एक तरीके से मतलब इन्होंने बताया है, उल्लेख किया है। तो इसमें देखिए दमन, शमन, प्रतिगमन और हम कह सकते हैं युक्तिकरण, क्षतिपूर्ति, प्रक्षेपण, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इनको ज़्यादा डिस्कस करने की नहीं है, बस ये फ्रायड के व्यक्तित्व के संरचना सिद्धांत हैं, इनमें ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, इनके बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है डिस्कस करने की चीज़ें, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, हालांकि हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो हम इसको ज़रा फटाफट ख़त्म करके मतलब देख के ख़त्म कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है वंशानुक्रम का प्रभाव। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अनेक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अध्ययनों से एक तरीके से सिद्ध कर दिया है कि भाई व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम का जो प्रभाव है वो अनिवार्य रूप से पड़ता है। ठीक है ना। अब जो गॉल्टन ने भी प्रमाणित किया था कि जो वंशानुक्रम है उसके कारण ही व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक लक्षणों में भिन्नता दिखाई देती है। ठीक है ना, तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि वंशानुक्रम का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आता है दैहिक प्रवृत्तियों का प्रभाव। देखिए, अगर आप देखें, दैहिक प्रवृत्तियों के कारण ही शरीर के अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिनके फलस्वरूप क्या होता है, व्यक्ति महत्वाकांक्षी या आकांक्षाहीन, सक्रिय या निष्क्रिय बनता है। इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना। इसके बाद आता है शारीरिक रचना का प्रभाव। शारीरिक रचना के अंतर्गत शरीर के अंगों का पारस्परिक अनुपात या शरीर की लंबाई, भार, ठीक है ना, और जैसे आपके नेत्र कैसे हैं, बालों का आपका रंग कैसा है, मुखाकृति कैसी है आपकी, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो किसी ना किसी से एक रूप में क्या करते हैं, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं ये। इसके बाद मानसिक योग्यता का प्रभाव। देखिए, व्यक्ति में जितनी अधिक मानसिक योग्यता होगी तो वो अपने व्यवहार को उतने ही जल्दी समाज के आदर्शों और प्रतिमानों के अनुकूल बनाने में सफल होगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि उसके व्यक्तित्व का उतना ही अधिक विकास होगा। इसके बाद आता है विशिष्ट रुचि का प्रभाव। देखिए, मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास उसकी सफलता के अनुपात में होता है। तो वो कैसे मिलती है उसको, किसी कार्य को करने से। ठीक है ना, किसी कार्य को वो कितना कर पा रहा है उसी से उसकी सफलता का पता चल पाता है ना। तो हम कह सकते हैं इस सफलता का मुख्य आधार क्या है बताइए, उस कार्य में उसकी रुचि। अगर उस कार्य में उसकी रुचि नहीं है तो उसको सफलता मिलेगी नहीं। ठीक है ना, और उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। तो भाई, अगर सफलता चाहिए तो आपको रुचि लेनी पड़ेगी कार्य में, और आप कार्य पहले कार्य करना पड़ेगा। कार्य को करने से पहले आपको उस कार्य में विशिष्ट रुचि होनी चाहिए। इसके बाद आता है परिवार का प्रभाव। देखिए, व्यक्तित्व का निर्माण में कार्य परिवार में ही आरंभ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्यक्तित्व का अगर आपने निर्माण करना है तो परिवार से ही शुरू होता है। ठीक है ना, तो बालक को परिवार में ही जैसे प्रेम, सुरक्षा और स्वतंत्रता का वातावरण मिलता है। ठीक है, तो इससे ही उसमें साहस, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, ऐसे गुणों का विकास होता है। इसके बाद आता है भौतिक वातावरण का प्रभाव। भौतिक या प्राकृतिक वातावरण, जैसे हमने पहले ही बोला, अलग अलग देश हैं, अलग अलग प्रदेश हैं, उनके निवासी हैं, तो क्योंकि उनके भौतिक वातावरण अलग अलग होते हैं, तो जैसे अलग अलग देश और प्रदेशों के जो लोग होते हैं या निवासी होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी भी अलग अलग होती है। ठीक है ना, यूरोपियन कंट्री के लोग अलग होते हैं, एशियन कंट्री के लोग अलग होते हैं, अफ्रीकन अलग होते हैं, तो भौतिक वातावरण का भी उनकी पर्सनैलिटी पर प्रभाव पड़ता ही है, तो निश्चित है। इसके बाद आता है विद्यालय का प्रभाव। व्यक्तित्व के विकास पर विद्यालय का सब तरीके से प्रभाव पड़ता है, ये तो हमने डिस्कस किया ही है। कारक हमने आपको बताए थे कि भाई विद्यालय में तो वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से उस पर प्रभाव पड़ता है। पाठ्यक्रम है, चाहे अनुशासन है, शिक्षक से उसका कैसा संबंध है,
छात्र का अपने छात्र से कैसा संबंध है, पाठ्यसेगामी क्रियाएं हैं, इन सब से उसके व्यक्तित्व का प्रभाव मतलब व्यक्तित्व का विकास होता है और उसके व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये था व्यक्तित्व। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आने वाले शिक्षण अभिरुचि एग्ज़ाम में ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।